आज बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी ग्रोथ स्टोरी तो कमाल की रही, लेकिन हाल ही में इसके स्टॉक ने बाजार में एक बहुत बड़ा गोता लगा दिया। कभी सोचा है कि मोटोरोला, शाओमी और सैमसंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने सारे फोन खुद नहीं बनाते? यहीं पर एंट्री होती है EMS कंपनियों की, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की। और डिक्सन भारत में इस स्पेस का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। डिक्सन की ग्रोथ की रफ्तार तो देखिए, मतलब यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 2 साल के अंदर इनका स्मार्टफोन प्रोडक्शन 64 लाख यूनिट से बढ़कर 2 करोड़ 83 लाख यूनिट पर पहुंच गया। ये पूरे 338% की जबरदस्त छलांग है। और जाहिर है इस ग्रोथ का सीधा असर इनके स्टॉक पर भी दिखाई दिया। पिछले 6 सालों में स्टॉक की कीमत 1600% बढ़ गई। मतलब सोचिए, अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 16 लाख बन गए होते। शानदार। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इतनी शानदार सफलता के बावजूद पिछले सिर्फ 1 साल में डिक्सन का शेयर 40% नीचे गिर गया। 40%। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? यही वो पहेली है, यही वो पैराडॉक्स है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिक्सन का बिजनेस असल में चलता कैसे है, क्योंकि ये काफी यूनिक है और हाल ही में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। देखिए, 2023 से पहले क्या होता था? फोन चीन में बनते थे और फिर भारत में इंपोर्ट होते थे। लेकिन अब गेम बदल गया है। अब चीनी ODM कंपनियां डिक्सन जैसी इंडियन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। इससे होता यह है कि फोन भारत में ही असेंबल होते हैं, उन पर मेड इन इंडिया का टैग लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी बचती है और ऊपर से सरकार से इंसेंटिव भी मिल जाता है। अब ये ODM क्या भला है? ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। ये वो चीनी कंपनियां हैं जो फोन का पूरा ब्लूप्रिंट बनाती हैं। डिजाइन से लेकर कौन से पार्ट्स लगेंगे, सब कुछ। डिक्सन जैसे पार्टनर्स का काम बस इतना है कि उन सारे पार्ट्स को जोड़कर फोन को तैयार कर दें। तो ये है डिक्सन का नया बिजनेस मॉडल। डिजाइन चीनी, असेंबली हिंदुस्तानी। ठीक है, तो अब जब हम इनका बिजनेस मॉडल समझ गए हैं तो चलिए उन 2 बड़ी प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है कंपनी की एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी पर हद से ज्यादा निर्भरता। इनका 91% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन से आता है। अब जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा एक ही जगह से आ रहा हो तो जाहिर है रिस्क तो बढ़ ही जाता है। और अगर हम इस स्मार्टफोन रेवेन्यू को भी और जूम इन करके देखें तो रिस्क और भी बड़ा नजर आता है। उस 91% का भी 45% हिस्सा सिर्फ एक क्लाइंट से आता है, मोटोरोला। ये तो वही बात हो गई कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। और हुआ भी वही जिसका डर था। ये डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई जब डिक्सन के लिए मोटोरोला का बिजनेस अचानक कम हो गया। इसके पीछे वजह ये थी कि एक तो मोटोरोला की अपनी सेल्स में दिक्कतें आईं और दूसरा उनके ODM पार्टनर लॉन्गचेयर ने अपना कुछ प्रोडक्शन एक कंपेटिटर कार्बन को भी दे दिया। अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर। ये जुड़ी है सरकार की एक स्कीम से, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, या जिसे हम PLI स्कीम कहते हैं। वो डिक्सन के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही है, लेकिन अब वो खत्म होने वाली है। इस स्कीम से डिक्सन को कंपटीशन में एक एज मिलती थी और उनके प्रॉफिट मार्जिन में भी लगभग 0.6% का बूस्ट आता था। लेकिन 2026 में इसका खत्म होना उनके मुनाफे पर एक सीधा खतरा है। तो ये थी वो 2 बड़ी समस्याएं, एक क्लाइंट पर बहुत ज्यादा निर्भरता और एक जरूरी सरकारी स्कीम का खत्म होना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिक्सन का मैनेजमेंट इन सारी मुश्किलों को बखूबी समझता है और उन्होंने इससे निपटने के लिए एक काउंटर प्लान भी तैयार कर लिया है। उनकी मेन स्ट्रैटेजी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अब वो सिर्फ फोन असेंबल करने वाले कम मार्जिन के काम से आगे बढ़कर फोन के अंदर लगने वाले हाई मार्जिन कंपोनेंट्स जैसे कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, ये सब खुद बनाना चाहते हैं। अब देखिए, इस मूव के फायदे एक नहीं कई हैं। सबसे पहले तो उनका प्रॉफिट मार्जिन सीधा 7 से 10% तक जा सकता है। कहाँ असेंबली में मिलने वाला 4-5% और कहाँ ये। दूसरा, सप्लायर्स पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और तो और सरकार की जो नई कंपोनेंट वाली PLI स्कीम है ना, उसके लिए भी ये एलिजिबल हो जाएंगे।
कंपनी का टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अगले 3 साल में इस नए काम से 8,000 से 13,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाने का प्लान है। मतलब ये एक बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड स्टेप है। लेकिन जैसे ही डिक्सन अपनी ये नई चाल चल रहा है, कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। मार्केट में कुछ बहुत ही पावरफुल नए खिलाड़ी एंट्री ले रहे हैं, जो आने वाले कल को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। यहाँ 2 बड़े प्लेयर्स हैं जिनसे इनको सावधान रहना होगा। एक तरफ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके पीछे भारत के सबसे भरोसेमंद ग्रुप टाटा की पूरी ताकत है। वो एप्पल के साथ तो काम कर ही रहे हैं, अब उनकी नजर एंड्रॉयड मार्केट पर भी है। दूसरी तरफ है डीबीजी टेक्नोलॉजी। ये एक चीनी फर्म है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसने सिर्फ 8 महीनों में अपना मार्केट शेयर 13% से बढ़ाकर 21% कर लिया है। तो अब वक्त आ गया है कि इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए और स्टॉक के गिरने की असली वजह का पता लगाया जाए। इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है ग्रोथ के इन आंकड़ों में। देखिए, पिछले कई सालों से डिक्सन की रेवेन्यू ग्रोथ 40 से 55% के बीच रही है, जो कि जबरदस्त है। लेकिन अब मैनेजमेंट खुद ये मान रहा है कि आने वाले सालों में ये ग्रोथ घटकर 20 से 27% के बीच रह जाएगी। तो बात ये नहीं है कि कंपनी फेल हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बात ये है कि स्टॉक मार्केट अब अपनी उम्मीदों को एडजस्ट कर रहा है। वो डिक्सन को एक हाइपर ग्रोथ कंपनी से हटाकर एक मॉडरेट ग्रोथ कंपनी की तरह देख रहा है, और यही चीज शेयर की कीमत में भी झलक रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या डिक्सन का ये नया प्लान, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इस नए और मुश्किल माहौल में उसे फिर से खड़ा कर पाएगा, या फिर कंपनी के जो सबसे सुनहरे दिन थे वो अब बस गुजरे जमाने की बात हो गए हैं? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।